नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओमादित्य द्विवेदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद योगी सरकार के नए कैबिनेट को लेकर मंथन तेजी से चल रहा है। मंत्रिमंडल के गठन से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का संदेश देना लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी माना जा रहा है। दिल्ली में यूपी के नेताओं की बड़ी बैठक बुधवार को होगी। इसमें सरकार गठन, मंत्रिमंडल विस्तार चर्चा होगी। जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे, जिसको लेकर के अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह बैठक कल होनी है और मंत्रिमंडल किस तरह का होगा ये अपने आप में देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2022 जीतने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव पर नजरें गड़ाए हुए है और ऐसे में वो केंद्र में हैट्रिक लगाना चाहेगी और उस हैट्रिक के लिए बहुत कुछ साधने की कोशिश होगी। जातियों को साधने की कोशिश होगी, क्षेत्रों को साधने की कोशिश होगी जिन क्षेत्रों में उन्हें ठीक ठाक या बहुत अच्छी जीत मिली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के जो पूर्वांचल के जो क्षेत्र हैं वहां तक साधने की कोशिश होगी और ऐसे में मंत्रिमंडल में उन चेहरों को जगह मिलेगी जो इन जगहों से ताल्लुक रखते हैं। जो अवध की सीटें हैं वहां से, जहां से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली हैं, वहां से मंत्री बनाए जाएंगे। अब देखना होगा चेहरे कौन होंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ संजय कटियार जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है संजय जी। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा संजय जी, और आपसे ये जानना चाहूंगा क्या 2024 की जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू हो गई हैं? आप इलेक्शन मोड में आ गए हैं और अब आप उन चेहरों को जगह देंगे, क्योंकि जो 11 मंत्री आपके हारे हैं उनको कहीं ना कहीं संगठन में वापस भेजा जाएगा, उनको एमएलसी का टिकट भी नहीं दिया जाएगा जो अप्रैल में चुनाव होने हैं। और ऐसे में अब जो नए चेहरे होंगे क्या उन क्षेत्रों से होंगे? जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गुर्जर की बात करें, जाटों की बात की जाए, और अगर बात की जाए कुर्मी समाज की बात कर ली जाए, और भी जो जातिगत समीकरण है उनको साधने की कवायद है, उनको संतुलित करने की कोशिश होगी इस मंत्रिमंडल में। और इस बार सुनने को यह भी मिल रहा है कि इस बार आपकी जो कैबिनेट होगी उसमें 3 उप मुख्यमंत्री होंगे। पहला नाम ए के शर्मा का आ रहा है, दूसरा नाम बेबी रानी मौर्य का आ रहा है और तीसरा नाम असीम अरुण का आ रहा है। तो ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्या ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है? जी नमस्कार। देखिए, आपने अभी पहला तो सवाल ये किया कि क्या आप इलेक्शन मोड में आ गए 2024, तो इससे तो आप लोग सभी जानते हैं और जनता भी जानती है कि जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है 2014 से, तो हम लोग निरंतर उनकी जितना वो पुरस्कार करते हैं वैसा ही संगठन भी पुरस्कार करता है भारतीय जनता पार्टी का। चाहे कोई भी बड़ा कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता, कोई भी हो, नेता, बड़ा नेता, छोटा नेता, सब वर्किंग मोड में ही रहते हैं। और चुनावी मोड तो हर समय हम लोग जनता भी में रहते ही रहते हैं। और चुनावी मोड कहने उसको हमारी जन सेवा कहने, हम जब सेवा करते कम आते हैं तो निरंतर सेवा में रहते हैं। वही चुनावी मोड उसको चुनावी मोड कर देते हैं। वास्तविकता ही हम जन सेवा करते रहते निरंतर, बिना रुके, बिना थके। इसलिए उसको लोग अच्छी लोग नाम दे देते हैं चुनावी मोड। अब वो ठीक है, 2024 चुनाव है और चुनाव में है, हम काम जनता जीत रही तो 2024 की सफलता मिलेगी। अभी हमने प्रचंड बहुमत हासिल किया है जनता के आशीर्वाद से, तो उससे तो मोड हम रहते ही। हमारी पार्टी की चार शैली है काम करने की। अच्छा, तो चुनावी परिणाम है ही। और अभी दूसरा भी आपने मंत्रिमंडल पर चर्चा की, तो मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर देना चाहता हूँ कि आज उसकी बैठक दिल्ली में हुई है। हाँ, दिल्ली में बैठक हुई है, कल एक और बैठक होनी है। जी। बैठकों का दौर तो परसों से चल रहा है। एक्चुअली 4 राज्यों में मामला है, 4 राज्यों में गठन होना, अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी और जैसा कि आप बता रहे बता दिए हैं, आपकी जिम्मेदारी है। तो उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और महत्वपूर्ण राज्य है। आदर्श चुनावी दृष्टि आपने अभी पाई, तो यहाँ पर हमारे माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री भी हैं और पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, संगठन का बड़ा अनुभव है, उनको यहाँ का प्रभारी बनाया गया है इस मद्देनजर। मंत्रिमंडल गठन बहुत ही संतुलित
सर्व समाज सर्ववर्ती और विकास परक मंत्र बने और कोई क्षेत्र इसमें अधूरा न रह जाए, सभी का भ्रष्टाचार सबका विकास हो सके, हर क्षेत्र कोई वंचित न रहे जिसमें काम होने में दिक्कत हो, इस तरह की सारी रणनीति बनाई जाएगी और सभी को मनोरंजन का स्वरूप सामने आएगा। बाकी बातें तो काल्पनिक है, ये बनेंगे नहीं बनेंगे, वो बनेंगे नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और हम आपको लोग नहीं जानता, लेकिन ऐसी कोई कल्पना नहीं है बनेंगे, ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं है। ठीक है, हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं राशिद आरिफ, उनका रुख करना चाहूंगा। राशिद, अब जिस तरीके से एक हवा चल रही है मंत्रिमंडल की, कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं, इस वक्त आप लखनऊ में मौजूद हैं, कल बैठक होनी है, दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है, बैठकें हुई हैं, योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे थे और तमाम दिग्गज नेताओं से मिले थे, और ऐसे में अब एक और कल बैठक है जिसमें लगभग तय होगा कि सरकार का शपथ ग्रहण समारोह किस दिन होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कई नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया था जब मैं बीजेपी नेता से सवाल कर रहा था, संजय कटियार जी से। तो ऐसे में उन नामों का आगे आना या उन नामों का तेजी से उठना कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश है कि जाति समीकरणों को साधा जा रहा है 2024 के मद्देनजर। क्या ये सही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए ओम जी, आपको बता दें 2022 का जो चुनाव हुआ है उसके बाद में 2024 का चुनाव भी करीब है। कहीं ना कहीं उसको देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। आपको बता दें, जिस तरह की खबर चल रही थी और सूत्रों की ये भी जानकारी मिली है कि मंत्रिमंडल में 3 डिप्टी सीएम होंगे। केशव प्रसाद मौर्य का नाम चल रहा है, उसके बाद में अगर बात की जाए असीम अरुण का नाम है इसमें, और तीसरे जो गुजरात से आए हुए थे और उत्तर प्रदेश में अरविंद कुमार शर्मा, उनका नाम चल रहा है। ठीक है, आपको इसी तरह से बता दें कि मंत्रिमंडल में 62 मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें से 28 जो है कैबिनेट मंत्री होंगे और इसमें 11 जो है वो राज्य स्वतंत्र प्रभार होगा, 13 राज्य मंत्री होंगे। कहीं ना कहीं देखिए 2024 को सामने रखते हुए योगी सरकार जो है मंत्रिमंडल का चेहरा भी उसी तरह से होगा। और माफ करिएगा, आपको बताना चाहूंगा कि कई नए चेहरे ऐसे हैं मंत्रिमंडल में जिनको जगह मिलेगी और कुछ पुराने चेहरे जो है वो जो मंत्रिमंडल में पहले थे उनको संगठन में लिया जाएगा। कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बात हो रही है कि उनको संगठन में लिया जाएगा। नए चेहरों में अगर बात की जाए तो अपर्णा बिश यादव और अदिति सिंह, ये भी नाम है। जितिन प्रसाद को भी इसमें अहम मंत्रालय दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो नए चेहरे हैं वो भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और दूसरी बात यह कि 2024 को देखते हुए ये मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। जी ठीक है, हमारे साथ संजय कटियार हैं, बीजेपी नेता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी संजय कटियार जी, ठीक है, मंत्रिमंडल अब जिस तरीके से जो कैबिनेट है वो घोषित होगी, नाम घोषित होंगे और कल इसको लेकर एक बैठक भी है, अहम बैठक है। और ऐसे में आपका जीतना ये बहुत अच्छी बात है बीजेपी के लिए कि बीजेपी ने मेहनत की, जीती। और समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं जिस तरीके से आत्मविश्वास चुनाव के पहले दिख रहा था, नतीजों के पहले दिख रहा था, वो अब धड़ाम होता नजर आया। ऐसे में आपकी कामयाबी की वजह क्या रही? आप किसे कामयाबी की वजह मानते हैं और समाजवादी पार्टी की को किस दृष्टि से देख रहे हैं कि कहां उनकी कमी रह गई, कहां उनका आत्मविश्वास ज्यादा था और कहां वो जातियों को साध नहीं पाए, या कहां लोगों ने उन पर विश्वास क्यों नहीं किया? देखिए आदित्य जी, आपके साथ और भी डिबेट में मैं बैठा था और उस समय समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता रहते थे और कांग्रेस के भी। चुनाव के दौरान ही 5वें चरण में भी हम आपके साथ। संजय कटियार का ऑडियो दिया जाए। हेलो 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 संजय कटियार जी का ऑडियो दिया जाए। आपकी आवाज आ रही है? जी संजय जी, आप तक प्रश्न मेरा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ संजय जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने जीत हासिल की, अच्छी बात है, जनता ने आप पर विश्वास किया, समाजवादी पार्टी पर जनता ने विश्वास नहीं किया।
इसकी क्या वजह है, आप कैसे देख रहे हैं इस पर? हालांकि जब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हो रही थी, ये बातें हमेशा और लगातार की गई कि वहां पर जो पहले 3 चरण थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बराबर की कड़ी टक्कर दी है समाजवादी पार्टी गठबंधन ने। ऐसे में वहां पर आपने अच्छी सीटें पाई हैं। कैसे देख रहे हैं समाजवादी पार्टी को? जी आपको याद होगा कि मैं जब 5वें साल चुनाव हो चुका था तब आपके साथ बैठे थे जी, और उसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी थे और कांग्रेस के भी थे जी। तो मैंने कहा था उनके अगेंस्ट उन्होंने कभी बोला, मैंने बोला तो कह रहे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ा विश्वास था समाजवादी पार्टी गठबंधन को कि हम भाजपा को बहुत पीछे हरा कर आ रहे हैं और अगले 2 चरणों में बिल्कुल बहुमत प्राप्त कर देंगे। इस तरह के बड़े बड़े प्रयोगशील भाषा में बात कर रहे थे। तो आज मैं आपको माध्यम समाजवादी पार्टी वालों को जवाब देना चाहते हैं। जनता पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का कितना बड़ा हल्ला खड़ा किया आप देखने वाले हैं, कितने 1 साल तक चलाते रहे और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वहाँ हमारा वो सफाया कर देंगे। मगर जनता के बीच में जो हमारे योगी मोदी जी के कार्यों का विश्वास, हमारी सरकार का जो विश्वास था जनता के गहरे बैठा हुआ था, उस विश्वास ने, विकास की हवा ने, जो विकास जमीन पर धरातल पर बिल्कुल जनता को दिखाई दे रहा था और बराबर महसूस कर रही थी। हर पात्र व्यक्ति उसका लाभ ले रहा था। जो भी उस सत्ता में आता था उस विकास श्रेणी में, उस लाभार्थी ने सबको बिल्कुल निर्विवाद रूप से बिना किसी भ्रष्टाचार के लाभ मिल रहा था। तो हमें पूर्ण विश्वास था कि जनता हमारे साथ जो वोट करने वाली है, जो हमारे साथ खड़ी है, और यही वजह किसान आंदोलन को भी बता दिया और किसान आंदोलन ध्वस्त हो गया और राकेश टिकैत जैसे बड़बोले नेता अपने को बताने वाले किसानों का आज बिलों में छुपे नजर आ रहे हैं। कहीं आप लोगों से बात करने में बिल्कुल शर्म आ रही है, सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये हमारा जन विश्वास था। हम चुनाव जनता और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। ये विपक्षी तो सिर्फ अवसरवादी अपने को जीवित करने के लिए जो मुद्दा हो 2017 में, वो अपने को किसी प्रकार से खड़ा करने के चक्कर में चुनाव लड़ने के लिए इस तरह की हवाई बातें कर रहे थे कि हम तो सरकार बना रहे हैं, हम 400 सीटें जीतेंगे, ये अखिलेश यादव जी के बयान थे। और एक बात और महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊं, चुनाव में तुष्टीकरण की राजनीति में एक थप्पड़ और मारा है जनता ने। तुष्टीकरण की राजनीति जनता ने एक बार थप्पड़ मारा है। तुष्टीकरण को प्रश्रय नहीं देगी जनता। तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक दलों को बिल्कुल भी तवज्जो देने वाली नहीं है प्रदेश की जनता। ये भी इस चुनाव में साबित हुआ है। अब आप भी इससे सहमत होंगे, मेरा अंदाज है। जी ठीक है संजय कटियार जी, आता हूं आपके पास। राशिद आरिफ हमारे साथ, उनका रुख करना चाहेंगे। राशिद, जिस तरीके से कांग्रेस की महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी निकली, जनसभाएं की, उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि कांग्रेस जो है वो सत्ता में वापसी कर रही है, और एक उन्होंने नारा दिया, टैगलाइन दी, उन्होंने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं। महिलाएं हालांकि निकली, ज्यादा संख्या में बाहर निकली, लेकिन जो उनका वोटिंग परसेंटेज था या महिलाओं के जो वोट थे वो बीजेपी के खाते में गए। वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का बढ़ा है और ऐसे में वो बीजेपी के खाते में गया है। कमी क्या लग रहा है आपको, कहां रहेगी, कैसे देख रहे हैं आप इसको? वही दूसरी तरफ बात की जाए, एक और महिला है मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी का क्या हश्र हुआ है इस चुनाव में, वो देखने वाला है। कितना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज गिर गया, 6% पे आके सिमट गया। कांग्रेस 2 कुछ प्रतिशत पे आके सिमट गई है। इन पार्टियों की सियासी जमीन पूरी तरीके से अब खाक हो चली है, खिसक गई है। अब इनको क्या कुछ नया करना होगा प्रदेश में वापसी करने के लिए, और ऐसे में आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए उनकी आपको बता दें 2022 में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने मेहनत की थी और नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन ये धरातल पे देखा नहीं। देखिए आपने ये देखा होगा समाजवादी पार्टी में जिस तरह से रैलियों में जनसभाओं में भीड़ उमड़ती थी, वहीं प्रियंका गांधी की जनसभाओं में रैलियों में भीड़ उमड़ती थी। लेकिन ये चुनाव एक बाइपोलर होते चला गया, समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी होता चला गया, जिस वजह से कांग्रेस और बसपा एकदम पीछे रह गए। देखिए आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी
चुनाव में जिस तरीके से रणनीति बनाती है वो एक तारीफ की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी कर लेती है। लेकिन कांग्रेस का ये देखा गया है कि लगातार कांग्रेस का हाल ये रहता है कि अगर एक चुनाव लड़ते हैं तो उसके बाद में वो गायब हो जाते हैं। कोई समाजवादी पार्टी की बात की जाए या बसपा की बात की जाए, इस चुनाव में 2022 चुनाव से 3 महीने पहले अगर आप मैदान में आते हैं और चुनाव लड़ने के लिए पूरी ताकत जोड़ते हैं, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी 5 साल से मेहनत कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचे। दूसरी बात आपको बता दूं, महिलाओं की आपने जो बात की, तो महिला जो है, देखिए 2 साल से राशन फ्री देने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। उत्तर प्रदेश में राशन फ्री दिया गया, वैक्सीनेशन फ्री दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शौचालय जो ग्रामीण एरिया है वहाँ शौचालय एक बड़ी अहम चीज मानी जाती थी। और दूसरी बात आपको बता दें, जो राशन है, राशन का लाभ सीधा सीधा परिवार को जाता है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो इसको एक बड़ी उपलब्धि मान रही थी, और कहीं ना कहीं उन्होंने मुट्ठी बंद करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया, क्योंकि गृहस्थी जो है वो महिलाओं के हाथ में होती है और महिलाओं को लगातार राशन मिला, इसका उन्होंने फायदा देखा। 3 तलाक की बात की जाए, 370 की बात की जाए, कहीं ना कहीं 3 तलाक भी फैक्टर ये बहुत बड़ा रहा, जिस वजह से मुस्लिम महिलाओं ने भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तादाद में वोट दिया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उसमें वो कामयाब हुई है। और कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से चुनाव से 3 महीने पहले एक्टिव हुई थी, और उसके बाद में उनको अगर अगला चुनाव लड़ना है, 2024 में चुनाव लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है, तो उनको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी। जी हम जी हमारे साथ संजय कटियार, उनका रुख करना चाहेंगे। संजय जी, लोगों की अब उम्मीदें ज्यादा हैं बीजेपी पार्टी 2 से, और ऐसे में उम्मीदें जब ज्यादा होती हैं तो जो दल फिर से सत्ता में आ रहा होता है उसकी चुनौती बड़ी होती है। संकल्प पत्र आपको पूरा करना है, लोक कल्याण संकल्प पत्र की आपने बात की थी, 132 वादे हैं लगभग, पूरे होंगे 5 साल में? देखिए, हमने जब लोकसभा चुनाव लड़ा 2014 में, तब भी एक संकल्प पत्र था और उसमें विपक्षी लोग मजाक उड़ाते थे कि सबसे आखिरी में राम मंदिर के बारे में चर्चा की थी। तो मजाक उड़ाते थे कि आप मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, इस तरह के जुमले छोड़ते थे। मगर क्या हुआ, राम मंदिर निर्माण होने भी लगा और बन रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया। अब मैं तो पूछता हूँ विपक्षियों से, आप बताएं, आप बड़े जो संजय कटियार जी, मथुरा की बात का जिक्र भी हुआ था, याद होगा आपको, चुनाव से पहले जब घोषणा भी नहीं हुई थी। हाँ, मैं वही कह रहा था, मथुरा को भूल गया आप लग रहा है। मैं सवाल उठा रहा, मैंने लिखा है कल पेज पर। नहीं तो मंदिर की बात होगी, लेकिन रोजगार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी रोजगार की बात करती आई है, महंगाई की बात करती आई है, सड़क की बात करती आई है। पर अभी जो आप पत्रकार वहां से बोल रहे हैं उस पर भी बोलूंगा, आपकी बात होती आऊंगा जी। तो उस पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने मंदिर घूम रहे थे, वो जनेऊधारी बने घूम रहे थे, तिलक लगाते घूम रही थी, प्रियंका जी मंदिर जा रही थी, अखिलेश जी मंदिर जा रहे, विश्वनाथ मंदिर जा रहे, तो कभी नहीं गए। फिर बाजारों और दवाओं में जाते देखा हम लोगों ने अपने होश में, चाहे वो कांग्रेस नेता रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे वो अखिलेश यादव परिवार रहा हो। तो अब मैं उनसे कह रहा हूँ कि ठीक है, अब आप बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, और अगर आप बिल्कुल सांप्रदायिकता इसको कहते हैं, हम लोग कुछ कहते हैं तुरंत चाहे हम सांप्रदायिक हैं। हम अगर मंदिर की बात करें तो मैं सांप्रदायिक हूँ, आप मस्जिद की बात करें कोई समस्या नहीं। तो आप तय करें कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार और काशी विश्वनाथ का उद्धार करने की घोषणा आप कर दीजिए अपने घोषणा पत्र में 2024 के चुनाव में, अभी से कर दीजिए। हम जनता आपके साथ जुड़ जाएगी, आप आ जाइए। आप मुझे लेकिन सांप्रदायिक कहना बंद करिए। हम बात करते हैं सर्व समाज की, सबके विकास की, सबके विश्वास की, और ये जन आस्था के केंद्र है। इनका तो जो गलतियां इतिहास में किसी ने की हैं उसको ठीक करना हमारा कर्तव्य है, जनसत्ता में है। संप्रदायिक बोलना गलत है। अब मैं मंदिर जाता हूँ, कोई क्या संप्रदायिक है, ठीक है मैं संप्रदायिक हूँ। मैं मंदिर के जीर्णोद्धार की बात करूँ तो कोई संप्रदायिक कहे तो मैं तैयार हूँ, सामुदायिक हूँ। मैं मंदिर के नवनिर्माण की बात करूं और आपका सांप्रदायिक है तो ठीक है, हम है, मैं स्वीकार करता हूँ। अभी राशन जी बोल रहे थे कल आपके पत्रकार जी
कि महिलाओं ने वोट किया, इस पर आपकी चर्चा कर रहे थे। महिला हूँ मैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया था प्रियंका जी ने। इस पर मैं थोड़ा ये कहना चाहता हूँ। नहीं तो उस पर एक बात है ना संजय जी, महिलाएं निकली तो, लेकिन वो तो सब आपको वोट देके चली गई। हाँ, नारा तो उन्होंने दिया। हाँ, वही तो कह रहे हैं। यही तो विषय, जन विश्वास मैंने अभी पहले बोला था। हाँ। जनता ने विश्वास नहीं किया इनके फर्जी नेताओं पर, ढोंग करने वाले नेताओं पर फर्जी विश्वास नहीं किया, विपक्ष के किसी भी नेता पर। जनता जान चुकी है इतिहास में, कालांतर में इन्होंने जनता से सिवाय झूठ के और कुछ नहीं किया। जो वादे करते थे झूठे, जो वादे करके जाते थे उसका उल्टा करते थे, और उसका अंजाम ये हुआ जनता ने अब जान लिया है कि विश्वसनीय कतई नहीं है, ये जो बोलेंगे उसका उल्टा करेंगे। इसलिए जनता निकली जरूर, उनको देखने निकली, सोच देखने निकली, प्रियंका कैसी देख लें, जरा अखिलेश यादव को देख लें। बाकी वोट करने जब गई है तो उन्हें वहां पर कमल का निशान और मोदी, तो उनको योगी जी याद रहे हैं, मोदी जी याद रहे हैं, कमल का निशान याद रहा। ठीक है, विकास तेरा याद रहा। हाँ, विकास और सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा सबसे बड़ा। हाँ, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस पर वोट पड़ा है कहीं ना कहीं। हाँ, तभी ये आपकी स्थिति आप जीत करके आए हैं संजय जी। जी, आपके पास आता हूं संजय जी। राशिद है हमारे साथ, उनका रुख करूंगा। राशिद, कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है, अगर बीजेपी को छोड़ दें, अन्य जो विपक्षी दल है उनका अगर जिक्र करें, जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उसका फायदा, बड़ा फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल रहा है। नहीं ओम जी, आपको बताना चाहूंगा, ये जो 2022 में चुनाव हुआ है तो अखिलेश यादव ने सिर्फ विकास की बात की थी, मुद्दों की बात की थी, बिजली फ्री देने की बात की थी। राशिद, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश है। पहला, दूसरा और तीसरे चरण में जिन्न बाहर आ गया था बोतल से, फिर उस पर योगी जी का गन्ना आ गया था, पाकिस्तान की बात आ गई थी कि पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। इन सब बयानों की वजह क्या थी? चिलमजीवी कह दिया था योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने कहा था, योगी जी कहते हैं गर्मी निकाल देंगे, तो कहते हैं अगर वोट मांगने आए तो चर्बी उधेड़ लेना। फिर कांग्रेस आती, वो कहती भर्ती। इस तरीके से के बयानों से कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की कोशिश तो की जाती है, और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, मुसलमानों को रिझाने की कोशिश की गई कि वोट एक तरफा पड़े। ऐसे में फायदा तो उसका बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। नहीं हम जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि देखिए, जिस एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने जिन्ना की बात कही थी, लेकिन वो विषय कुछ और था, लेकिन उसी के बाद में जिन्ना को लेकर एक राजनीति शुरू हो गई। तो उसके बाद में कहीं ना कहीं जब जिन्ना का मामला आया, फिर गन्ना का मामला आया, फिर गर्मी निकाल देंगे, चर्बी कर देंगे, ये सारी बातें हुई। लेकिन एक बात ये समझ लीजिए कि इस बार जनता ने जो वोट दिए हैं वो काम पे दिए हैं, ये मुद्दे कहीं नहीं चले। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, 5 साल योगी सरकार ने जो काम किए हैं उत्तर प्रदेश में, उसके आधार पे उनको चुना गया और उनको एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई गई। देखिए, कोशिश की जाती है कहीं ना कहीं, देखिए जिस फेस में चुनाव होता है उस फेस के हिसाब से नेता अपनी अपनी बातें करते हैं। इस बार राजनीति में इतना इस पर गिरते हुए देखा गया कि नेताओं ने जिस तरह के अपशब्द इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन राजनीति में नेता चुनाव के वक्त इस तरह की भाषा अपनाते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि जनता ने इस बार जो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा पूर्ण बहुमत दी, वो कहीं ना कहीं काम की वजह से दी। देखिए, अभी जो संजय कटियार जी बता रहे थे, और ये बात सही भी है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बहुत पहले से रहा है। जिस तरह के योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला और आज भी चल रहा है, देखिए सरकार दोबारा। राशिद, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, एक सवाल है मेरा, एक मैं बात पूछना चाहूंगा संजय कटियार जी से, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। राशिद, संजय कटियार जी, अभी सरकार मतलब पार्ट 2 का गठन भी नहीं हुआ है, अभी ये हो गया कि सीटें आपको मिल गई, सरकार आप ही की आ रही है, और आज ही बुलडोजर चल गया, 9.25 करोड़ की संपत्ति पर चला है, तालाब खाली करवा लिया गया, अब ऐसे चलेगा बुलडोजर? जी हाँ, देखिए बुलडोजर तो योगी जी ने कहा भी था चुनाव के दौरान। जी, मरम्मत के बाद वापस आ गए, जो रिपेयरिंग होनी थी हो गई, रिपेयरिंग वापस बुलवा लिया आपने? मरम्मत के बाद वापस आ गए, कुछ नए भी आ गए हैं। अच्छा, कुछ नए भी आए, और बुलडोजर निर्माण भी करेगा। हाँ, अब माफियाओं, अब भू माफियाओं का, अब मंडो बदमाशों का विनाश भी करेगा, अब बुलडोजर निर्माण भी करेगा, हम विकास भी करेंगे और दुष्टों का नाश भी करेंगे। अब मोदी ने स्पष्ट बोला है, और सदन में भी बोलते थे वो
कि जो भी गर्मी दिखाएगा उसकी गर्मी ठीक कर दी जाएगी। और यही चीज जनता को भा गई कि ऐसे ही नेता की जरूरत है हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में। ये बिल्कुल बदमाशी, गुंडई, माफिया, परिवारवाद, वंशवाद, सिर्फ अपना घर भरों की राजनीति कि हम किसी प्रकार सत्ता में आ जाएं और बस अपने आतंकियों को प्रश्रय देने लगे, गुंडों को प्रश्रय देने लगे, लूटने लगे, दोनों हाथों से घर भरने लगे। ये उद्देश्य था और उस उद्देश्य को जनता ने भांप लिया बहुत कमाई से। कुल मिला के बाबा के बुलडोजर पर आया है वोट, कानून व्यवस्था पर मिला है वोट आपको, महिला सुरक्षा पर वोट मिला है, राशन पर वोट मिला है। कोरोना काल में जिस तरीके से प्रबंधन था आपका, वैक्सीनेशन का और दवाइयों का, राशन का, उस पर वोट मिला है। चलिए, आपका शुक्रिया संजय कटियार जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में। वक्त इतना ही था। संजय कटियार जी, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राशिद, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब कल एक बेहद अहम मीटिंग होनी है, उसके बाद शायद जल्द औपचारिक घोषणा हो जाएगी कौन कौन कैबिनेट में शामिल होगा और उसके बाद किस दिन, किस तारीख को शपथ ग्रहण होगा। यह कल की मीटिंग के बाद तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। फिलहाल सीधा सवाल में इतना ही। आप देखते रहिए JMT न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News